भैया, क्या मैं नीट 2025 अभी भी क्रैक कर सकता हूँ? अगर मैं आज से स्टार्ट करूँ तो कमेंट में रोज मैसेज आया करते हैं। तो चलो ध्यान से सुनना, अगला 10 मिनट ध्यान से सुनना। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी काल्पनिक नहीं, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। मेरा एक दोस्त था प्रमोद, जो कि हरियाणा का रहने वाला था। वो नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और प्रिपरेशन करने के लिए वो कोटा चला जाता है। कोटा हो जाता है और स्टार्टिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करता है प्रमोद, जो कि क्लास 10th में 95% और क्लास 12th में 97% के साथ डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था। वो कोटा में जा चुका था और कोटा में तैयारी करने लगा था। जैसे जैसे टेस्ट देना चालू किया उसके नंबर भी बढ़ने लगे, लेकिन फिर उसके लाइफ में एक चेंज आया। वो डाउट सेशन में एक लड़की से मिला और उसके बाद वो डाउट सॉल्व करने लगे आपस में। वो लड़की भी पढ़ने में बहुत सही थी, बहुत तेज थी। फिर दोनों में कब डाउट सॉल्व करते करते कब ये मामला ऐसा हो गया कि वो अब दिन रात कब पूरा का पूरा टाइम व्हाट्सएप पे चैट करते हुए बिता देते थे। अब उनका नहीं पता चल, अपना पूरा का पूरा समय व्यर्थ करने लगा। ऐसे देखते ही देखते अक्टूबर का महीना आ गया, नवंबर का महीना बीत गया, लेकिन अब प्रमोद का जो नंबर स्टार्टिंग में जो 500 से 600 नंबर आया करते थे टेस्ट में, अब वो धीरे धीरे घटने लगा, बढ़ने के बजाय घटने लगा। और वह ऐसे ही करता रहा और पूरा पूरा अपना साल व्यर्थ कर दिया। एग्जाम का टाइम आया और नीट में उस लड़की का सिलेक्शन हो गया, लेकिन प्रमोद का सिलेक्शन नहीं हुआ। धीरे धीरे करके प्रमोद को अपने गलती का एहसास होने लगा। वो लड़की जिसका सिलेक्शन हो चुका था, वो पहले तो 2 महीने तक और बातें करती है, लेकिन जब वो अपने कॉलेज में चली जाती है उसको समय नहीं मिल पाता है और वह फिर से बात करना बंद कर देती है। इससे प्रमोद को और का जो मेंटल स्टेटस था वो पूरा ही का पूरा डगमगा गया था और प्रमोद अब कहीं भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो बच्चे जो उससे पढ़ने में वीक थे, जो उससे पढ़ा करते थे, जो उससे सवाल सॉल्व कराया करते थे, वो आज कहीं ना कहीं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में है, लेकिन वो उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ये कर प्रमोद अब इतना मेंटली वीक हो चुका था कि अब वो फिर से मेंटली इतना स्टेबल नहीं हो पा रहा था कि फिर से वो तैयारी करे। और ऐसे ही करते करते वो अपना जून जुलाई का टाइम घर पर ही वेस्ट कर दिया। घर वाले भी बहुत चिंतित थे ये हालत को देख के। उनको घर वाले अब उसको जिद करते कि एक बार तुम और ड्रॉप लो, और उसे फिर से कोटा भेज देते हैं। प्रमोद वहाँ पर जाता है भले, लेकिन वो वहाँ पर फिर से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और वो फिर से उसी में अपने मेंटल ट्रैप में ही रह जाता है। उसको वहाँ बात डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उससे जो कमज़ोर बच्चे थे, उसके जो दोस्त थे, उसका सिलेक्शन हो गया। बाद में क्या होता है ये बात मुझे पता चलता है। प्रमोद एक बार मुझसे बात करता है, वो अपनी हालत की बात बताता है। मैं उनके घर पे जाता हूँ, उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ। तो मैं उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहता हूँ कि आप उसको घर पे बुला लो। अभी उसको मेंटल हेल्थ को सही करना होगा और उसके बाद फिर उसको प्रिपरेशन करना होगा। पहले तो उसके पेरेंट्स मना करते हैं कि वह ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये महीना आ गया था दिसंबर का और दिसंबर लास्ट चल रहा था और ये वो महीना होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, जैसे कि ये समय अभी चल रहा है। कि बहुत समझाया, बात करने के बाद वो प्रमोद से भी बात किए, तो इस बात पे वो राजी हो गए और प्रमोद को बुला लिया। जो प्रमोद का नंबर दिसंबर के लास्ट में 400 से 500 नंबर आया करता था, अब वो घर पर आया, मुझसे बात किया। मैं उसके लिए एक रोड मैप दिया कि आप कैसे कैसे करोगे कि आपका हो सकता है। ये नीट एलन का टेस्ट आप देते हो उसको अभी छोड़ो, आप पीडब्ल्यू की कोचिंग को ज्वाइन कर लो। पीडब्ल्यू का वो ऑनलाइन टेस्ट देना चालू किया और मैं धीरे धीरे मेहनत करने लगा, क्योंकि अब वो उसको यहाँ पे घर पे आने पे वो अकेला महसूस नहीं होता था। उसके मेंटली सपोर्ट करने के लिए कई लोग थे और धीरे धीरे ऐसे ही जनवरी में वो टेस्ट देना स्टार्ट किया। मैं और मेरा और प्रमोद का एक कॉमन दोस्त था आदित्य, हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया। उसको सही से उसको समय समय पर बात करके उसको मोटिवेट करते रहे। और समय ये था कि जनवरी में जिस प्रमोद का नंबर 400 से 500 स्टिक था, वो मार्च के अंत में आते आते सिलेबस का पूरा कंप्लीट कर चुका था। अब धीरे धीरे 600 620 स्कोर करने लगा था और आज प्रमोद एक प्रेस्टिजियस एम्स के कॉलेज में अपना MBBS कर रहा है। तो बच्चों, ये आपकी भी हालत हो सकती है। आप भी कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन आप भी प्रमोद की स्थिति में हो सकते हो। तो बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी लेट नहीं हुई है आपकी, चाहे जो भी रीजन हो। अभी भी अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, तो अभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट ज़रूरत ये है कि आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। यू कैन क्रैक नीट नाउ ऑल्सो। मैं अभिषेक कुमार पांडे, करेंटली डूइंग द MBBS फ्रॉम द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रिम्स। मैं एक मोटिवेशन सेशन भी करता रहता हूँ। मैं जो स्टॉक पे भी गया था, आप जो स्टॉक वाली वीडियो मेरे देख सकते हो। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस जो कि जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, मेरे फिजिक्स में नंबर थे 170 आउट ऑफ 180। हाँ, तो मैंने उसको कैसे किया, लास्ट के टाइम पे मैंने भी ऐसे किया हुआ था, क्योंकि मैंने BMS कर रहा था साथ में और उसके शॉर्ट ड्रॉप लिया हुआ था। तो मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाया हुआ कि मैंने कैसे जनवरी में स्टार्ट किया और लास्ट में आते आते मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। अब
पूरी माइंडसेट बना लो, डू और डाई वाले कंडीशन में आ जाओ कि आपको बस वही करना है। आपकी पूरी की पूरी टाइम टेबल आपके नीड के हिसाब से होनी चाहिए, आपके हिसाब से पूरी टाइम टेबल नहीं होनी चाहिए। पूरी जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से होनी चाहिए। आप सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे मैंने ये कर चुका है, मैं ये कर चुका हूं, मैं ये नहीं किया हूं, ये नहीं किया हूं। बच्चों, आपको इस पे नहीं आना है। अगर आप इस पे आ गए तो मैं बिलीव के साथ बता सकता हूं कि आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, आप पूरी के पूरे अपने अंदर नेगेटिविटी कर दोगे और आपका जो हार्ड वर्क है पूरा पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बच्चों, आपको कंपेयर नहीं करना है। आपको क्या है, आपको बस एक गवर्नमेंट की मेडिकल सीट चाहिए। आपको और लोगों का कंपेयर नहीं करना है, आपको और लोगों से कंपटीशन नहीं है, आपका अपने आप से कंपटीशन है। अगर आप अभी भी 500 मार्क्स पे स्टक हो तो आप 550 का ट्राई करो, 600 का ट्राई करो। आप अपने आप से कमिटमेंट दो। थर्ड जो मैं आपको बात करना चाहूंगा, जो थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जिनकी वजह से लास्ट के टाइम पे भी सिलेक्शन रुक जाता है, लास्ट के महीने में, और जो बच्चों को सिलेक्शन नहीं होता रहता उनका सिलेक्शन होने का भी आ जाता है, तो वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, वो है टेस्ट देना। तो बच्चे ऐसे बहुत लोगों का मैसेज आता है कि भैया अभी मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों, आप भ्रम में हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर मैं भी ये किया होता, अगर ये मैं भी अपने पिछले ड्रॉप में ही किया होता तो मेरा सिलेक्शन एक साल पहले हो गया होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। और लास्ट वाले जो अटेम्प्ट में मैंने सिलेक्शन हुआ, जिस अटेम्प्ट में, उस अटेम्प्ट में मैंने ऐसे ही किया। जनवरी में मैक्सिमम बच्चों का अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। हाँ, फ्रिक्वेंसी आप थोड़ा सा कम रख सकते हो, बट टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ही दूर होता चला जाएगा आपसे। तो बच्चों, अभी आप कमेंट में लिखो कि भैया मैं टेस्ट देता रहूंगा। और ये आपका बस कमेंट नहीं है, ये आपका मुझसे कमिटमेंट है। और आपको ये रियलाइज तब होगा जब आपका ये सिलेक्शन हो जाएगा कि आपको ये कितना इंपॉर्टेंस देगा, आपके सिलेक्शन में ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चौथा जो दिक्कत होता है वो ये होता है कि पेपर के अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेटजी होता है वो आपको बदलना नहीं चाहिए। आपको अब फिक्स कर लेना चाहिए कि आपको पेपर किस तरीके से किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता रहता हूँ, पिछले साल भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बॉर्डर लाइन पे आए हुए थे, वो मुझे बहुत सारे मैसेज इसलिए किए कि भैया आपका जो एक स्ट्रेटजी था उससे मैंने पेपर किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। 2-3 साल के जो ड्रॉपर थे उनका भी सबसे बड़ा दिक्कत जो होता है यही होता है कि वो पेपर को एक बार में ही करने लगते हैं। बच्चों, अब जो पेपर है ना नीट का, बस आपको मेहनत का तलाशना नहीं है, आपके नॉलेज को नहीं देखता है, वो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी को देखता है। अगर 180 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से बच्चे 130 to 140 जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आराम के क्वेश्चन होते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बट आपको ये पता करना होता है कि वो 180 में से 130 140 क्वेश्चन कहाँ पे हैं। वो पूरा रैंडम होगा। जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनको भी पूरे साल भर में बस एक ही काम होता है, आपके लिए नीट का पेपर को सेट करना। तो बच्चों, वो बहुत अच्छे तरीके से सेट करते हैं। वो ये तरीके से सेट करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको 2-3 सवाल लगातार आपको हार्ड डालेंगे, उसके बाद आपको इजी सवाल डालेंगे। आप स्टार्टिंग में ही हार्ड सवाल देख के और पूरे तरीके से आप गिव अप कर देते हो, पेपर में गिव अप कर देते हो। आप अपने आप सोचने लगते हो घर पे क्या जवाब दूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करूंगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको पूरा कसम खा के जाना है कि चाहे जो भी हो जाए पेपर में, पेपर हम 2 राउंड में करेंगे, पेपर हम 3 राउंड में करेंगे। पहली बार में अगर आप पेपर दोगे ना, तो मैं बच्चों लिख के दे रहा हूँ, और आपको अगर ये बात अभी बेकार लग रहा है ना, तो आप एग्जाम देके आओगे, उसके बाद आप बोलोगे भैया हाँ ये कितना इंप्रूवमेंट आपका कराया और कितना ये इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हुआ। तो अच्छा, आप अगर फर्स्ट राउंड में पेपर को करते हो, आप उसमें 120 से 140 सवाल आराम से कर लोगे, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हो, मॉक टेस्ट टाइम पे दिए हुए हो तो। और 1 घंटा 40 मिनट के लास्ट में आते आते ना, आपके हाथ में 120 से 130 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए रहेंगे। आप उसके बाद उसको एमआर में भर दोगे तो आपको एक मेंटली रिलैक्स मिल जाएगा। कई सारे बच्चों का ये आता है ना कि भैया मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, टेस्ट में बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन एग्जाम में जाके बहुत सारा पैनिक हो जाता है और स्ट्रेस आ जाता है और मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। भाई, आपको वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला। आपको बस एक ही लोगों से आपको बस लोग एक ही पॉइंट से जज करेंगे, दैट इज योर सिलेक्शन। आपका क्या मैटर था, आपका क्या रीजन था, वो कोई नहीं सुनने वाला। मेरे साथ भी यही था कि स्ट्रेस में बहुत ले लेता था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ऐसा नहीं किया। मैं शुरू से ही जब अपना मॉक टेस्ट दिया करता था, फुल लेंथ टेस्ट दिया करता था, तो उस समय से ही मैं पेपर को 2 राउंड में स्टार्ट कर दिया था। पहले राउंड को मैं लगभग 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट कर लेता था। वो मेरा आदत बना हुआ था, तो मुझे नीट में जाके ऐसा कुछ नया सा लगा ही नहीं। 1 घंटा 20 मिनट में पेपर का आप 70% 60% सवाल कर लेते हो ना, तो आपके जो माइंड होता है ना, वो आपको हार्मोन रिलीज करती है, एंडोर्फिन रिलीज करती है और आपको एक रिलैक्स करा देती है कि हाँ अब तो मैंने पेपर का 60 to 70% पेपर कर चुका है। और अगर अब आप OMR भर के और सेकंड राउंड के लिए जाते हो, तो जो सवाल आपको फर्स्ट राउंड में नहीं आता था ना, वो आपकी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपका माइंड रिलैक्स हो चुका रहता है और आप उसी सवाल को आराम से कर सकते हो। सेकंड राउंड को फिर से आप करो और सेकंड राउंड में भी जो नहीं हो रहा उसको गोला बनाओ, आगे बढ़ो, गोला बनाओ, आगे बढ़ो। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी से करके आप अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो। कम से कम आप 10 सवाल का अंतर ला सकते हो, 10 सवाल का मार्जिन ला सकते हो।
तो बच्चों आपके लिए बेस्ट टाइम टेबल, मैं किस टाइम टेबल को फॉलो करता था अपने लास्ट अटेम्प्ट में जब मैं बीएमएस के साथ नीट को क्रैक किया था, और मैंने कैसे नीट में 170 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में लेके आया था, उसके बारे में और डिटेल वीडियो के बारे में कि आपका टाइम टेबल क्या होगा आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। आप हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको किन पॉइंट्स को देखना है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में अपने बताऊंगा, जो कि आपको इसी चैनल पे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक को मिल जाएगा। तो बच्चों सब्सक्राइब करो और जय हिंद।